नीतीश कुमार जी के चेहरा को अगर हटा दे बीजेपी तो बिहार में बीजेपी शून्य है, शून्य। लोग चप्पल पहन करके कहीं से नहीं गुजर पाते थे, माथा पर लेके पार होना पड़ता था। अपन खटिया अपन दरवाजा, बैठ नहीं सकते थे। कोई गरीब गुरबा पिछड़ा का बेटा अगर कोई नौकरी पा लिया तो उस पर आता था, अरे फला कलेक्टर हो गए नहीं। अरे लालू प्रसाद यादव जी जब 90 में आए तो बिहार में गरीब गुरुआ वंचित समाज को आवाज़ देने का काम किया, अधिकार के लिए लड़ना सिखाया। गरीब गुरुओं को उत्थान के लिए, जो महिलाएं बहनें हैं उनके आर्थिक उत्थान के लिए, शैक्षणिक उत्थान के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, बेरोजगारी दूर भगाने के लिए, महंगाई को ख़त्म करने के लिए। 5 अप्रैल को बोधगया में भी और 5 अप्रैल को हम लोग यहाँ जंतर मंतर पर भी हम लोग भी उसमें शिरकत करेंगे, बोधगया मंदिर एक्ट के संबंध में, कि इसको अविलंब हटाते हुए और सभी बौद्ध धर्मावलंबियों को उसको सौंपा जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। साल के आखिरी महीने के आसपास बिहार में चुनाव होना है। बिहार को राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता है। कहा यह भी जा रहा है कि बिहार का जो परिणाम आएगा, चुनाव परिणाम, वो केंद्र की राजनीति पे भी एक असर डालेगा। तो क्या है सारे मुद्दे, और बिहार में ऐसा माहौल है कि लग रहा है कि बस अगले ही महीने चुनाव है। लगातार नेता बयान दे रहे हैं और वहाँ जनता भी जो है लगातार इस पर बातचीत कर रही है। तो क्या है सारे मुद्दे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं आरजेडी के सांसद अभय कुशवाहा जी। सर, पहले तो आपका स्वागत है नेशनल दस्तक। नमस्कार। सर, क्या कहना चाहेंगे? 20 साल हो गए हैं एनडीए के शासन को, वहाँ पे नीतीश जी हैं और साथ में बीजेपी, लेकिन जब भी चुनाव आता है तो लालू जी के समय को याद करके, जहाँ की सामाजिक न्याय भी रहा, लेकिन जंगल राज करके जो चस्पा लगा है, जिसमें मीडिया भी रही, कहीं ना कहीं वो डर दिखाया जाता है। कैसे इस डर से पार पाएंगे इस बार आप लोग? देखिए, ये बिहार की आवाम भी अब इस बात को समझ चुकी है कि जहाँ कहीं पर भी कुछ होता है, अगर माननीय तेजस्वी जी अभी सरकार की विफलताओं पर अगर ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं, कहीं इतनी लूट, हत्या, बलात्कार सब कुछ, और हमारे औरंगाबाद में ही 3-3, 4-4 हत्याएं हो गई। आपने देखा कि तनिष्क का हो गया, एएसआई की हत्या होती है। यहाँ तो छोड़ दीजिए ना, पूर्व विधायक के परिवार की हत्या होती है। और इन तमाम बातों पर अगर सवाल उठाते हैं तो सीधे एनडीए के जितने लोग हैं, भारतीय जनता, सब चल जाएंगे 2005 के पहले जंगल राज। अरे भाई, बात अभी की हो रही है, अभी घटनाएं हो रही है, उस पर जवाब दीजिए ना। सरकार में आप हो, कैसे आप इसको सुधारोगे जी? तो उस पर कोई बात नहीं करते हैं और चल जाएंगे 2005 के पहले। तो हम इस पर 2 बात आपसे कहना चाहते हैं। 90 में माननीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनी। 90 के पहले भी सरकार थी जी। ज़्यादातर किनकी सरकार रही? कांग्रेस की रही। कांग्रेस के कोर वोटर कौन हुआ करते थे 90 के पहले जी? और वो जो कांग्रेस के कोर वोटर थे अभी कहाँ हैं, ये देख लीजिएगा तो साफ स्पष्ट नजर आ जाएगा। 90 के पहले तो और स्थिति खराब थी ना, भेदभाव, छुआछूत, अंधविश्वास, सब कुछ था। सामंतवादियों का तांडव था बिहार में। लोग चप्पल पहन करके कहीं से नहीं गुजर पाते थे, माथा पर लेके पार होना पड़ता था। अपन खटिया अपन दरवाजा, बैठ नहीं सकते थे। कोई गरीब गुरबा पिछड़ा का बेटा अगर कोई नौकरी पा लिया तो उस पर आता था, अरे फला कलेक्टर हो गए नहीं। अरे ये स्थिति थी बिहार की। लालू प्रसाद यादव जी जब 90 में आए तो बिहार में गरीब गुरुआ वंचित समाज को आवाज़ देने का काम किया, अधिकार के लिए लड़ना सिखाया और एक बहुत बड़ी व्यवस्था परिवर्तन की बिहार में लड़ाई चली, जंग चली, जिसे लोग जंगल राज कहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग, वो जंगल राज नहीं थी, वो एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई थी। अगर वो लड़ाई बिहार ने नहीं लड़ी होती तो आज जिस तरह का बिहार हमें देखने को मिल रहा है, उस तरह का बिहार देखने को भाई जी नहीं मिलती। तो ये 90 के पहले की बात क्यों नहीं करते हैं? और ये क्यों नहीं कहते हैं कि 90 के पहले जो कांग्रेस के कोर वोटर थे वो आज हमारे साथ हैं सब?
लेकिन सर पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो अगर क्रिकेट की भाषा में कहें तो मैन ऑफ द मैच जो है वो आप लोगों की टीम को मिला, सबसे बड़ा दल। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव में जो सरकार देखिए, उनकी उस समय- बनी तो मोदी जी ने या भाजपा ने इस बात को कहीं ना कहीं लगातार इस बात को केंद्र में रखा कि पहले का राज आ जाएगा। और नीतीश जी का भी आपने अभी टीका टिप्पणी सुनी होगी कि 2005 के पहले क्या था, आप लोगों को ध्यान है ना वो जो उनका अंदाज है। देखिए, हमें लगता है ना, हम लोग हमेशा बोलते रहे हैं 2005 के पहले क्या था। लगता है कि संसार ही 2005 के बाद शुरू हुई है, उसी दिन से। जिस तरह का इन लोग भाषा का इस्तेमाल करते हैं लोगों को दिग्भ्रमित करने का, उस समय भी सब कुछ था। पढ़ाई बहुत ही बढ़िया तरीके से स्कूल में होती थी और उसमें एक क्वालिटी रहती थी, शिक्षा में गुणवत्ता रहता था, स्वास्थ्य का जो स्थिति था स्वास्थ्य में भी गुणवत्ता रहती थी। लेकिन आज की स्थिति क्या है? शिक्षा का क्षेत्र में देख लीजिए, खाली बिल्डिंग आप बना दें उससे थोड़ी ना आप सृजन शिक्षा का कर सकते हैं। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा नहीं है। आप बहालियाँ करते हो तो सारा पेपर लीक हो जाता है। बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे बिहार के लोग बहुत ही बढ़िया प्रतिष्ठित संस्था मानते थे, आज लोगों को उस प्रतिष्ठित संस्था पर भी सवाल खड़ा करते हैं लोग कि बीपीएससी ले रही है, पता नहीं कैसे लीक हो जाएगा, कौन आ जाएगा। जो सबसे तेज पढ़ने वाला आदमी है वो सबसे पीछे हो जाता है। मेधावी जो छात्र हैं वो पीछे चले जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को बिहार की आवाम देख रही है। कथनी और करनी में जो फ़र्क है इन लोगों का वो साफ स्पष्ट दिखता है। लेकिन भाई तेजस्वी जी का उम्र कितना होगा आप सोच सकते हैं? 33 से 35 साल होगा। और चुनाव में एनडीए गठबंधन के जितने भी नेता हैं, इवन प्रधानमंत्री जी तक, किस किस भाषा का इस्तेमाल तेजस्वी जी के प्रति और उनके परिवार के प्रति किस किस भाषा का इस्तेमाल किया उन लोगों ने। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं भाई तेजस्वी जी को, उन्होंने विचलित नहीं हुआ, कभी भी संयम से उन्होंने बयान दिया। और ये दर्शाता है कि ये दूरदर्शी राजनीति का इनकी सोच है। सर बिहार के लोग पूरे देश में जाकर नौकरी कर रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि इस बार डोमिसाइल नीति लागू होगी तो बाहर के लोगों को नौकरी यहाँ नहीं दी जाएगी, जबकि बिहार के लोग और इस देश में ये मूल अधिकार भी है कि कोई कहीं भी जाके नौकरी कर सकता है। देखिए, डोमिसाइल सिस्टम ऐसा थोड़ी है कि माननीय नेता ने कहा है कि बिहार में लागू हो, बिहार में थोड़ी लागू हो, अन्य राज्य भी तो लागू किए हुए हैं। झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, सभी राज्य डोमिसाइल सिस्टम लागू किए हुए हैं। ये बिहार ही एक राज्य ऐसा है जो अभी इसमें पीछे है। तो माननीय तेजस्वी जी के इस घोषणा का मैं कोटि कोटि समर्थन करता हूं कि आने वाले समय में डोमिसाइल सिस्टम अगर लागू होगी तो बिहार के युवाओं का जो हकमारी होता था वो हकमारी नहीं होगी। उसमें तो है ना, डोमिसाइल में 10% या 8% बाहर के लोगों को उसमें दिया जाएगा, वो तो है ही, सभी जगह है। निश्चित तौर पर ये लागू हो जाना चाहिए। सर चुनाव में कई बातें होती हैं जिस पे जनता अपना वोट निर्धारित करती है कि किस किन मुद्दों पे वोट दिया जाए। अगर अमेरिका के चुनाव में देखें तो जो बाइडन की उम्र का जो है और उनके स्वास्थ्य का जो है मुद्दा बना और उन्होंने चुनाव लड़ने से पहले अपना नाम वापस ले लिया। और इसी प्रकार नवीन पटनायक जो अभी हैं उनको भी इस बात का जो है नुकसान कहीं हुआ। अब जो है नीतीश कुमार के भी उम्र को लेकर लगातार लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि किस प्रकार से उनका जो बिहेवियर है जो पब्लिक प्लेस पे कुछ अलग सा हो जा रहा है। तो क्या लगता है कि क्या ये चुनावी मुद्दा बन पाएगा? आप लोग तो हालांकि अभी राष्ट्रगान के मुद्दे पे भी उनको घेरा था आप लोगों ने। देखिए, हम लोग इसका कोई मुद्दा नहीं बना रहे हैं। जो चीज़ हकीकत में हो रहा है उसी पर हम लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या ऐसा होना चाहिए। एक राज्य के मुख्यमंत्री जी के द्वारा सरकारी कार्यक्रम में राष्ट्रगान का उस तरह से अपमान ये शोभा देता है। मैं समझता हूँ कि बिहार को कलंकित करने वाला वो दिन था। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आराम करने नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि हम इन्हीं के चेहरे को आगे कर करके हम बिहार की सत्ता में आ सकते हैं और रह सकते हैं।
नीतीश कुमार जी के चेहरा को अगर हटा दे बीजेपी तो बिहार में बीजेपी शून्य है, शून्य। मतलब महाराष्ट्र वाला मॉडल लागू करना चाहती है, एकनाथ शिंदे को आगे रख के चुनाव लड़ा गया महाराष्ट्र में और फिर जब परिणाम आया तो उनको पीछे कर दिया गया। इसमें हमको कहने की क्या ज़रूरत है, ये सब चीज़ तो चरितार्थ हो ही रहा है, तो इस पर हमको बताने की क्या ज़रूरत है। मैं यही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के चेहरे पर राजनीति कर रही है और हम लोग तो चिंतित हैं उनके स्वास्थ्य के प्रति। उनको आराम करने की आवश्यकता है और ये हम नहीं कह रहे हैं। जिस तरह का उनका इधर एक आध 2 सालों में जगह जगह पर कई को कार्यक्रम में जिस तरह का व्यवहार जो आया, उससे हमें लगता है कि उनको आराम करने की सख्त आवश्यकता है। सर, अगर अभी कुछ चुनावों का रिजल्ट देखें, जिस प्रकार से हरियाणा में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में लगभग 27 सालों के बाद भाजपा ने अपनी जीत दर्ज की और अब तो सीधे सीधे वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री रहे विजय सिन्हा, उन्होंने भी कहा है कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि जो है तभी मिलेगी जब बीजेपी का वहाँ मुख्यमंत्री हो। तो ऐसे में इतने राज्यों में वो लगातार जो चुनाव जीतते जा रही है, अब उनका कहना है कि इस बार हम बिहार में भी अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं और भाजपा का मुख्यमंत्री हो, ऐसा वो लगातार कह भी रहे हैं। इस पर विवाद भी चल रहा है। इस बार तो ये घोषित भी नहीं किया गया है, चेहरा हालांकि अभी तक इनको रखा गया है। देखिए, दिल्ली का चुनाव एक दूसरा चुनाव था। दिल्ली के चुनाव में आपने एक चीज़ पहली बार देखा होगा कि जिनकी सरकार बनी वो भी खुश हैं और जो मुख्य विपक्षी कांग्रेस हैं वो भी खुश हैं। तो इसका ये बिहार का जो पैटर्न है, ये दिल्ली का जो पैटर्न है, इसका दूसरे हिसाब का लेकिन बिहार में भी सर राजनीतिक प्रयोगशाला है। नहीं, राजनीतिक प्रयोगशाला है और निश्चित तौर में बिहार में जब लोग जागते हैं तो एक परिवर्तन जो वहाँ से होती है वो देश को दिशा देने का काम करती है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 2025 के चुनाव में बिहार में एक अभूतपूर्व परिवर्तन होने जा रहा है तेजस्वी जी के नेतृत्व में, और ये तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और उस बिहार से देश को एक नई दिशा देने का काम होगा। युवाओं का सोच, बेरोजगार युवा जो हैं, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, कैसे हमारे के यहाँ उद्योग आएगी, उन तमाम चीज़ों पर जो विजन है, ये सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं। और हमारे नेता हैं जो मुद्दे की बात करते हैं, उन लोग तो जुमले की बात करते हैं, मुद्दा की बात करते हैं, उस पर अमल करने का काम करते हैं। सरकार आएगी और क्या दिक्कत है भाई। हम तो बिहार की आवाम से विनम्र आग्रह करेंगे, भाई 5 साल के लिए ही ना मौका दीजिएगा आप जी। एक मौका तो आप दे करके देखिए तेजस्वी जी को। अरे 5 साल के लिए, अरे जिंदगी भर के लिए आप सरकार नहीं ना बनाने जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी 50 साल का सरकार नहीं ना रहेगा, 5 साल के लिए आप सरकार बनाइए, एक मौका दीजिए सेवा करने का उनको। उसके बाद देखिए कि उनकी सोच, उनका विजन जो है गरीब गुरुओं के उत्थान के लिए, जो महिलाएं बहनें हैं उनके आर्थिक उत्थान के लिए, शैक्षणिक उत्थान के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, बेरोजगारी दूर भगाने के लिए, महंगाई को ख़त्म करने के लिए, किसान का जो आय है उसे दुगना हम लोग कैसे करें, सिंचाई कैसे हम सही तरीके से उपलब्ध करा पाएँ, ये तमाम चीज़ आपके सामने आएगी। 5 साल का मौका तो आप देख के देखिए। लेकिन मोदी जी जब जाएंगे तो एक ही बात कहेंगे, डबल इंजन की सरकार बनेगी। डबल इंजन की सरकार, ये सिर्फ डराएंगे। बिहार के हमारे लोग को सिर्फ यही डराते रहते हैं। 2005 के पहले जंगल राज, अरे भाई अब जंगल राज आना है। 2015 में भी सरकार बना था महागठबंधन के, तेजस्वी जी उस समय भी उप मुख्यमंत्री बने थे, जंगल राज आ गया था। उसी महागठबंधन में 7 निश्चय योजना लागू हुई थी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना भाई साहब उसी महागठबंधन की देन है। नल जल योजना उसी महागठबंधन सरकार की देन है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, GTNSY ग्रामीण टोला निश्चय संपर्क योजना उसी कौशल विकास मिशन, स्किल डेवलपमेंट, ये सारा चीज़ वही महागठबंधन की देन है। 2015 वाली और 17 वाली जब सरकार बनी तो रोजगार, बेरोजगारी दूर, इतिहास एक रचा बिहार ने। एक दिन में 2,23,000 कुछ नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बांटने का काम किया गया। इसके पहले नहीं थी डबल इंजन की सरकार।
कभी रोजगार के बारे में सोची, कभी नौकरी देने के बारे में सोची? तो ये तो तेजस्वी जी का विजन था कि हम नौकरी देंगे, और उन्होंने सर जमी पे उतारा। 5 लाख तो उसी समय दे के आए, 2.5-3 लाख प्रक्रियाधीन करके आए, जिसको चाह करके भी इन लोग नहीं रोक पाएंगे, और नौकरियां होगी। बीजेपी से तो आप लोगों का मुकाबला वहाँ चल ही रहा है, और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पांडे जो हैं वो भी अब बिहार पहुंच गए हैं, चुनाव लड़ना है उनको, और बड़ा सधा हुआ हमला करते हैं लालू जी पे। वो तारीफ भी करते हैं कि किस प्रकार से सामाजिक न्याय की इन्होंने लड़ाई लड़ी, पिछड़ों को बढ़ाया, लेकिन साथ साथ परिवारवाद पे अटैक करते हैं कि क्या आपके बच्चों को नहीं बनना था मुख्यमंत्री? क्या कहेंगे आप? देखिए, परिवारवाद की जो बात करते हैं तो हमारे माननीय नेता तो सदन में, बिहार सदन में ने बता दिया परिवारवाद क्या है। मतलब हम करें तो गलत है और आप करिए तो सब सही है। कोई एक राजनीतिक पार्टी हमें आप बता दीजिए कि परिवारवाद से अछूता है। एक पार्टी आपके गठबंधन में कौन कौन लोग हैं जी? चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, गठबंधन की हम बात बता रहे हैं, ठीक है ना। उधर से ले लीजिए वो अरे भाई वहाँ जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, जो भी सम्राट चौधरी जी, ये सब तो सब लोग बीजेपी की अगर बात कीजिएगा तो भरे पड़े हैं। हमारे माननीय नेता तो सदन में बता दिया नाम लेकर के कि छोड़िए ना और लोगों का, मंत्री का उन्होंने नाम बताया कि कौन कौन परिवारवाद से ग्रसित हैं, और ये दूसरे को कहते हैं परिवारवाद। तो ये किस तरह का नीति आप अपनाते हो भाई? आप करें तो वो परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह के बेटे को आप लड़ाएं, वो परिवारवाद नहीं है। अमित शाह जी अपने बेटे को जो क्रिकेट बैट पकड़ना भी नहीं जानते होंगे, जानते हैं, आईसीसी के अध्यक्ष बनाए हुए हैं, वो परिवारवाद नहीं है। तो तेजस्वी जी गरीब गुरबा के लिए जनहित की बात करते हैं। चुनाव लड़के सब कोई आते हैं। मीसा भारती जी चुनाव लड़ करके आई हैं। तेज प्रताप जी चुनाव में जनता उनको चुन करके भेजी है, और जनता के लिए वो काम करते हैं, तब लोग वोट देते हैं। अब वो दिन नहीं न है कि 1990 के पहले वाला कि धोती एगो पैकेट में रख करके और नेता लोग जाते थे, जाला ये प्रखंड तो क्लियर हो गलो, आ गलू ना हमरा भीड़ हो गई सब। अब वो चीज़ नहीं ना है। अब लोग, जनता का अधिकार है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हम लोगों के संविधान में जो अधिकार दिया, चाहे राजा हो या रंग, हर एक के मत का वैल्यू सामान्य है। अब सब लोग मत दे करके लोग को चुनते हैं, कहाँ परिवारवाद की बात करते हैं। प्रशांत किशोर तो बिहार में घूम ही रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी से जिस प्रकार से नज़दीकियाँ हैं बाबा बागेश्वर की, अभी वो उनके कार्यक्रम में भी वहाँ गए हुए थे, कैंसर अस्पताल जब खोला, और वो लालू जी के गढ़ गोपालगंज में जाके कथा कर रहे हैं। तो मंडल और कमंडल की जो राजनीति होती है, इस बार कहा जा रहा है कि इसी आधार पर वहाँ चुनाव लड़ा जाएगा। और बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपने आप को एक्टिव कर लिया है, बाबा बागेश्वर भी वहाँ घूम रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है, इसका कुछ असर आएगा चुनाव पे, नहीं आएगा? देखिए, जितने भी बाबा घूमे कोई असर करने वाला नहीं है बिहार की महान मतदाता बंधु पर। और ये जितना दिग्भ्रमित करने का कोशिश करेंगे, उतना ही लोग पूरी एकजुटता के साथ महागठबंधन के पक्ष में होंगे। और ये सब लोग जानते हैं, और बिहार की आवाम भी समझ चुकी है कि चुनाव के समय हर एक प्रकार का ये षड्यंत्र रचने का काम करेंगे, चाहे धर्म के नाम पर हो, जातिवाद के नाम पर हो, लिंग भेद के नाम पर हो, हर एक तरह का एक दूसरे को आपस में लड़ाने की बात हो, ये सारा चीज़ ये करने का काम करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर बिहार की आवाम इस बार उनके झांसे में आने वाली नहीं है। हमें लगता है नहीं आएगी इस बार उनके झांसे में। और इस बार मौका भाई तेजस्वी जी को बिहार की आवाम देने का मन बना चुकी है। बस एक आखिरी सवाल सर, पिछली बार आप लोगों ने नारा दिया था 10 लाख रोजगार, और पूरा चुनाव इसी एक लाइन पर घूम गया था कहा जाता है। इस बार क्या आप लोग लेके आ रहे हैं, इस बार क्या बताना चाहेंगे? देखिए, इस बार हम लोग, माननीय नेता ने घोषणा भी किया, और बाकी फिर पार्टी का मैनिफेस्टो जब जारी होगा चुनाव के पहले बाकी चीज़ें और आएगी। इस बार सबसे पहले तो हम लोग महिलाओं
और बहनों को, माताओं बहनों को आर्थिक रूप से मजबूती देने के लिए 2500 रुपया प्रति माह देने का वादा घोषणा किया गया है। और ये आपको मालूम होगा कि बीजेपी ने भी किया था, लेकिन यहाँ दिया नहीं अभी तक। नहीं, ये आपको मालूम होगा, झारखंड में भी हमारी सरकार है। झारखंड में मैया योजना लागू है और मैया योजना का पैसा हर एक माता बहन के खाते में जा रही है और ये सब लोग जान रहे हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री देने का, 500 में गैस सिलेंडर देने का, ये तमाम चीज़ें हैं। वैसे बहुत सारे घोषणाएं और आने वाले समय में आपको मैनिफेस्टो जब जारी होगी पार्टी की तो उसमें आपको नज़र आएगी। और निश्चित तौर पर हम लोग मुद्दे के साथ महंगाई कैसे दूर करेंगे, हम कैसे किसान को खुशहाल करेंगे, हम कैसे समय पर दवाई, सिंचाई, पढ़ाई लिखाई, ये सारे चीज़ों पर हम कैसे समय सब तक पहुंचाएंगे, ये विजन के साथ माननीय तेजस्वी जी चल रहे हैं। बिहार में महाबोधि टेम्पल है और जिस प्रकार से वहाँ पिछले 35 से 40 दिन हो गए हैं और वहाँ बौद्ध टेम्पल में 4 ब्राह्मण हैं उस ट्रस्ट में, उसको लेकर के उनको हटाया जाए और किसी भी अन्य धर्म में ऐसा नहीं है कि अन्य धर्म के लोग उसमें बैठे हुए हैं। इस बात को लेकर लगातार आंदोलन हो रहा है, लेकिन बिहार सरकार उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रही है, ना ही केंद्र सरकार। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हटाया जाए वो तो बात है ही, और इस पर हम लोग सदन में भी बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इस पर सवाल उठाया है, हम लोगों ने भी उठाया है सवाल। और निश्चित तौर पर जो ये 1949 का जो एक्ट है, इस एक्ट में संशोधन की आवश्यकता है। आप जब तक के एक्ट में संशोधन नहीं करेंगे तो कैसे हटाएंगे? आप सभी जगह संशोधन कर करके जहाँ जहाँ जिनके धर्म के लोग हैं उनको आप सदस्य के रूप में लेते हैं और उसमें किसी दूसरे धर्म के लोगों का एंट्री नहीं है, तो फिर इस बौद्ध धर्म एक्ट में क्यों आप इसको अविलंब इसको चेंज करें? इसमें मात्र 4 सदस्य आप बौद्ध धर्मावली से लेते हैं, से अध्यक्ष जो हैं आप वहाँ के जिला पदाधिकारी को रखते हैं, और वो हिंदू होना चाहिए, और वो हिंदू होना चाहिए। ये किस तरह की बातें हैं भाई? सचिव आप जो, मैंने अभी आपसे कहा कि जो क्रिकेट का बैट भी नहीं धरे हुए हैं उनको खेल मंत्रालय, ठीक है ना, वही स्थिति है। जो बौद्ध धर्म को कभी जाने भी नहीं और वो बोध गया टेम्पल, बोध गया मंदिर कमेटी के सदस्य हैं, तो ये ताज्जुब वाली बात है। और बड़ा आंदोलन इस पर हो रही है, हम सब लोग आंदोलन के साथ हैं। और 5 अप्रैल को जो बौद्ध धर्म के सबसे बड़े प्रचारक सम्राट अशोक जी के जन्म दिवस के अवसर पर बहुत बड़ा आंदोलन वहाँ 5 अप्रैल को बोध गया में भी, और 5 अप्रैल को हम लोग यहाँ जंतर मंतर पर भी हम लोग भी उसमें शिरकत करेंगे बोध गया मंदिर एक्ट के संबंध में, कि इसको अविलंब हटाते हुए और सभी बौद्ध धर्मावलंबियों को उसको सौंपा जाए। नीतीश जी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या इस बात को मान के चला जाए कि आपकी सरकार आएगी तो इस पर कोई बड़ा एक्शन लेगी और इस कार्यक्रम जो उनकी मांग है उनको माना जाएगा? मैं आपको बता दे रहा हूं, हमारी जब सरकार आएगी तो अविलंब उस पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई ही नहीं होगी, अविलंब उसको चेंज करके और जो उनकी मांगे हैं बौद्ध धर्म वाली लोगों को उसको पूरा किया जाएगा। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरजेडी सांसद अभय सिन्हा, और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म के मसले पर कि जब इनकी सरकार आएगी तो उस पर ज़रूर ही जो है निर्णायक निर्णय लिया जाएगा। अभी एक लंबा समय है चुनाव में, और जनता बिहार की क्या निर्णय लेती है ये तो साल के आखिरी समय में पता चलेगा। लेकिन अभय जी ने सीधे सीधे कहा कि इस बार बिहार की जनता परिवर्तन के मूड में है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।